हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी लोगों का सहानी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों ये है इकोनॉमिक्स की टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए इकोनॉमिक्स की क्लास है। ये नेक्स्ट लेक्चर है, दूसरा लेक्चर अपना है। पहले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, बहुत ही डीप में हम लोगों ने उसका एनालिसिस किया था। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा ओवरव्यू हम लोगों ने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे कैसे वो मतलब उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी डिफरेंसेस देखा था, और इसके बाद हम लोगों ने जो है थ्योरीज देखी थी, परिभाषाएं जिसको बोलते हैं, डेफिनेशन जिसको बोलते हैं। और डेफिनेशन से दोस्तों जो है इकोनॉमिक्स में एग्ज़ाम में हमारे टीजीटी कॉमर्स में या पीजीटी कॉमर्स में आप देखेंगे तो 100% आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाता है थ्योरी से ही सीधे सीधे। जैसे हमने बताया था क्लासिकल थ्योरी क्या है। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी की कैटेगरी में कौन कौन आता है। ठीक है, जैसे एडम स्मिथ का नाम दिया हमने, जेएस मिल का दिया, जेबीसी का नाम दिया। ठीक है, उन्होंने किस पर जो है चर्चा किया था, किस चीज़ के बारे में बताया था। ठीक है, जस्ट मिनट। तो वो बात हुई थी दोस्तों हमारी कि जैसे कि एडम स्मिथ और उनके जो सपोर्टर थे उनको हम लोग क्लासिकल थ्योरी के जो है कैटेगरी में या श्रेणी में उसको रखते हैं। और उन्होंने जो है वेल्थ ऑफ नेशन एक जो है पुस्तक भी उनकी आई थी। किसकी आई थी? एडम स्मिथ की आई थी। कब आई थी? 1776 में। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है टीजीटी और पीजीटी में। ठीक है, और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आप सभी को जो है टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको चूँकि ग्रुप में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई भी चीज़ें हैं शेयर करेंगे तो आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसकी नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, एमसीक्यूज़ भी आप उसमें अवेलेबल रहेगा। तो काफ़ी सुविधाएं आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो भी है हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। जिस भी मित्र को हमारे जो है बैच ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, लाइव क्लासेस अभी मैं 1-2 दिन नहीं ले रहा हूँ। उसका रीज़न है कि थोड़ा सी नेटवर्क इशू है। ठीक है, और 1-2 दिन बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज़ हमारी जो है दोस्तों कोई इसकी फ़ीस नहीं है। मेरी फ़ीस जो है इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब फ्री रहेगा। बैंकिंग हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, सब हम फ्री में रहेंगे। हमारी एक चीज़ की फ़ीस है मात्र, मैंने बताया है, वो भी है जो कि कॉमर्स में अकाउंट सेक्टर है। अकाउंट्स में जैसे फाइनेंशियल अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट है, मैनेजमेंट अकाउंट है, ये इससे रिलेटेड हमारी जो फ़ी है वो है 2000 रुपीज़। आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में जो है पे कर सकते हैं। 2000 रुपये आपको पे करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या है, पढ़ाई के साथ साथ में आपको एमसीक्यूज़ वगैरह जो हम कराएंगे वो मिलेगा, प्लस आपको जो पीडीएफ नोट्स हम डालेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो पेड लिंक रहेगा, उसमें क्या है प्राइवेट लिंक के थ्रू आपको क्लासेस मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी। और ये भी है, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। पसंद आए क्लास तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि ये पब्लिक वीडियो रहेगी। इकोनॉमिक्स हमारी पूरी एक कंटिन्यूअस क्लासेस आप देखेंगे, आपको कोई भी चार्जेस की नहीं रहेगी, पूरी फ्री रहेगी। ठीक है, तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी। इसके बाद हम लोग आते हैं आज के हमारे टॉपिक्स पे। आज का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप देखिएगा। पिछला पेपर शिल्पी हमने बताया था, शिल्पी आप ले लेना। ठीक है, शिल्पी जो भी है 70-80 रुपये के आसपास जो भी आए वो, उसमें आपको पिछला प्रीवियस ईयर का पेपर ही आपको पूरा मिल जाएगा। आप वॉच कर सकते हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको पता है ऑलरेडी कि क्या क्या चीज़ें मटेरियल्स मार्केट में कौन कौन सी अवेलेबल रहती हैं। जो नहीं हैं, जो नए अभी पहली बार वॉच कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा। तो हमने जो है सिलेबस भी ऑलरेडी डिस्कशन किया है, वो सारी बातें तो थोड़ा थोड़ा हम लोग करके चर्चा करते रहेंगे। इकोनॉमिक्स में भी बुक्स अगर आपको लेनी है तो आप जो है मेरे हिसाब से एम.एल. झिंगन बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, और उसके साथ साथ में हम एच.के. सिंह, मीरा सिंह जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बुक चलती है इकोनॉमिक्स की, वो आप ले सकते हैं। बहुत ही बेहतर बुक है, उसी से हम पढ़ाते भी है। ठीक है, एम.एल. झिंगन उन दोनों का मिक्सिंग है। तो थोड़ी सी मोटी बुक है, लेकिन ये है दोस्तों कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। आपको एक टीचर बनने जा रहे हो, एक जो है लेक्चरर बनने जा रहे हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आप पढ़ते रहना, या हमारी जो है रास्ते तो हम तो दिखा ही रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, यानी कहने का मतलब है हमने अपने थ्योरी को 5 श्रेणी में डिवाइड किया था। ठीक है, पहला हमारा था क्या, संपत्ति का विज्ञान, साइंस ऑफ वेल्थ की बात हुई थी। दूसरा हमारा था वेलफेयर से रिलेटेड था,
उस श्रेणी में, उस कैटेगरी में कौन कौन आता है। तीसरा हमारा जो है दुर्लभता से रिलेटेड था, स्कैर्सिटी से रिलेटेड था। इसके बाद हमारा जो है नेसेसिटी यानी आवश्यकताओं से रिलेटेड थी। और इस तरीके से हम लोगों ने 5 कैटेगरी में दोस्तों इसको डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, तो वेल्थ ऑफ नेशन एक जो है पुस्तक आई थी एडम स्मिथ की। ठीक है, साइंस ऑफ वेल्थ यानी कि संपत्ति का विज्ञान, इसी को हम लोग क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। इस श्रेणी में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडम स्मिथ की एक पुस्तक इन्होंने एक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था क्या, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से इनकी एक बुक थी, जो कि 1776 में ये क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज सॉर्ट आउट किया है जिससे आपका समय भी बचे, हमारा भी समय बचे। ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना है, ये सीधे सीधे पूछा गया है एग्जाम में। आप देखना, वेल्थ ऑफ नेशन, ये पूछा गया कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, द ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में पूछा गया है। ये भी पूछा है और ये भी पूछा है कि 17 कब ये प्रकाशित हुई थी या पब्लिश हुई थी। तो 1776 में ये पब्लिश हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसने लिखा है, एडम स्मिथ ने लिखा है। ये एडम स्मिथ ने इस पुस्तक को लिखा था। इसके बाद ये पुस्तकों के बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, कैटेगरी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में ही। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सीधे सीधे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये सब है। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स यानी कहने मतलब है राजनीतिक अर्थशास्त्र का सिद्धांत। यहाँ पर एक पुस्तक है जो कि आप देखिएगा ये कब प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी, तो 1848 यानी कि 1848 में ये जो है पब्लिश हुई थी। और इस पुस्तक का राइटर जो है, ऑथर जो है वो हैं जे.एस. मिल। और जे.एस. मिल किसके सपोर्टर थे दोस्तों, तो एडम स्मिथ के सपोर्टर थे। ये भी पूछा जा सकता है आपको सपोर्टर में। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया था, इस पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में उन्होंने बताया था कि जो है ह्यूमन रिलेटेड डेफिनेशन दिया था। इन्होंने क्या दिया था, ह्यूमन रिलेटेड डेफिनेशन। इन्होंने ये बताया था कि जो हमारे मानव होते हैं वो मानव हमारे धन के लिए नहीं होते हैं, बल्कि धन क्या होता है, मानव के लिए होता है। यानी कि ह्यूमन इज़ नॉट जो है फॉर वेल्थ। ठीक है, ह्यूमन जो होते हैं यानी हम लोग जो है वेल्थ के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वेल्थ क्या होता है, हमारे लिए होता है। तो ये इन्होंने परिभाषा इसमें दिया हुआ था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरी श्रेणी में जो आती है। ये पहली श्रेणी की बात हो गई, इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है। इसके बाद दूसरी श्रेणी में आता है वेलफेयर रिलेटेड यानी कल्याण संबंधी। इसमें जो है हमने बताया था, इसमें कौन आता है, मार्शल आते हैं। कौन आता है दोस्तों, मार्शल आते हैं और इनके जो है सपोर्टर आते हैं। ये भी चर्चा हुई थी। ठीक है, वेलफेयर यानी कल्याण से संबंधित, यानी इन्होंने अर्थशास्त्र में जो है जो फोकस किया है, एम्फेसाइज किया है, वो ज़्यादातर चीज़ें किस पर किया है दोस्तों, वो किया है इन्होंने वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ों पर। ठीक है, तो ये हो गया, इन्होंने वेलफेयर की बात की है इसमें। ठीक है, यहाँ पर पुस्तक इन्होंने एक लिखा है, मार्शल ने एक पुस्तक जो है अपना इन्होंने लिखा था, पब्लिश किया था। ये था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो ऑथर हैं या राइटर हैं ये कौन है, तो मार्शल हैं। और ये कब इन्होंने लिखा था, तो ये भी पूछा गया है एग्ज़ाम में। और ये था 1890 में, ध्यान देना है 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से दोनों में ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की जब बात होगी तो हम लोग बात करते हैं जे.एस. मिल की। ठीक है, जब बात होती है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स तो इसमें जो है वेलफेयर की बात इन्होंने की है। कौन किया है, मार्शल ने किया है। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र हमारा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये मनुष्य के कल्याण से रिलेटेड है या वेलफेयर से रिलेटेड है। और 1890 में ये प्रकाशित हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया। देखो मैं पॉइंट आउट करते चल रहा हूँ, हाईलाइट करते चल रहा हूँ कि ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और MCQs में भी आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट देखना है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। इसके बाद नेक्स्ट बुक कौन सी है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। और इस पुस्तक को लिखने वाला कौन है, तो ये है A.C. पिगू है। ये कौन है, A.C. पिगू इस पुस्तक को लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर को A.C. पिगू ने लिखा हुआ है। ठीक है, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर कौन लिखा है, तो ये A.C. पिगू ने लिखा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट
कैटेगरी की, ये 2 कैटेगरी हम लोग बात कर चुके हैं। थर्ड कैटेगरी में आते हैं स्कैरिटी में। स्कैरिटी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, दुर्लभता। दुर्लभता का मतलब क्या होता है, दुर्लभ चीज़ें होती हैं जिसको बोलते हैं दुर्लभ। दुर्लभता का मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि ये रॉबिन्स आते हैं स्कैरिसिटी में, जो है रॉबिन्स आते हैं। इन्होंने ये बताया था कि जो भी साधन होते हैं, जो भी वस्तुओं जो है प्रोडक्शन करने के जो साधन होते हैं, जो कि ह्यूमन की जो इच्छाएं होती हैं वो क्या होती हैं, असीमित होती हैं। तो ये इन्होंने रॉबिन्स ने बताया था कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, लेकिन उनको पूर्ति करने के जो साधन होते हैं, उसको पूरा करने के जो साधन होते हैं, उसको फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। या रिसोर्सेज की बात कर लें, उसको पूरा करने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, अपनी आवश्यकताओं का जो है चुनाव करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है कि हमें कौन कौन सी अपनी आवश्यकताओं को जो ज़रूरी हो उसको पूरा कर लूँ, जो अभी ज़रूरी नहीं उसको क्या करें बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग और किसी नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं मतलब चयन का विज्ञान भी बोला जाता है। चयन का विज्ञान, दुर्लभता को पूछा जाता है कि चयन का विज्ञान है किससे संबंधित है, तो ये रॉबिन से संबंधित है। तो चयन का विज्ञान इसीलिए क्या आ गया कि हम मजबूर होते हैं, हम क्या होते हैं, मजबूर होते हैं किसी भी चीज़ का चुनाव करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए। उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो इनका भी एक पुस्तक है रॉबिन्स का, इन्होंने पुस्तक लिखा था कब, 1932 में लिखा था। कब लिखा था, 1932 में इस पुस्तक को इन्होंने पब्लिश किया था। इस पुस्तक का नाम क्या था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको सीधे सीधे ऐसे ही लिखा मिलेगा हिंदी में भी, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से सीधे सीधे यही नाम ही मिलेगा, क्योंकि पुस्तक का नाम है तो इसमें हिंदी कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है ना, तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको सीधा सीधा पूरा नहीं लिखेगा, इसमें सीधा इतना सा लिखता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स पूछता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के जो ओनर हैं या ऑथर हैं वो कौन है, तो वो हैं रॉबिन्स हैं। ठीक है, कौन है, रॉबिन्स हैं। और इस पुस्तक को पब्लिश किया गया था 1932 में किया गया था। ठीक है ना, ये हो गई महत्वपूर्ण पॉइंट है, मजाक में नहीं लेना है इसको सीरियसली लेना है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने इम्पोर्टेंट लिया है। आप पुस्तकों को पढ़ेंगे हमारे नोट्स में भी, चूँकि नोट्स है वो क्लास नोट्स ही है। ठीक है ना, और ये क्या है कि हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिया है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, नए क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अब आपको क्या करना है, जो बुक लेना है, एमएल झिंगन की अच्छी बुक होती है, थोड़ी मोटी बुक है, थोड़ा सा कॉस्टली भी होगा, लेकिन पढ़ना है तो अच्छी बुक पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें कुछ 1-2 थॉट्स और आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी हम बता दें, बोल्डिंग का हमारे नोट्स में भी मिल जाएगा, बोल्डिंग का भी है, ठीक है, हिग्स का भी है, तो वो भी आपको थॉट्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स अदर जो हैं वो भी आपको पढ़ लेना है बुक से, और हमने रास्ता बताया कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि इन सब परिभाषाओं में या जो थ्योरीज दी गई हैं, इसमें सबसे बेस्ट किसको माना गया है, या फिर बोले तो सर्वोत्तम किसको माना गया है, किसकी परिभाषाओं को एक्सेप्ट किया गया है। मोस्टली उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया नहीं, ये सही है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस्ट डेफिनेशन की बात कर रहे हैं या आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। आइडियोलॉजी, ठीक है ना, यानी कि विचारधारा कि पहली विचारधारा किसकी है, दूसरी किसकी है, तीसरी किसकी है। तो पहला तो क्वेश्चन यही अराइज हो जाता है कि पहली विचारधारा में कौन आता है। तो पहली विचारधारा में रॉबिन्स आते हैं। ठीक है, कौन आता है, रॉबिन्स आते हैं और इनके सपोर्टर आते हैं। तो पहली विचारधारा में कौन आएगा, रॉबिन्स आएंगे और इनके सपोर्टर आएंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल इन्हीं की परिभाषा है, मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन इन्हीं का है। पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड या स्वीकार्य बोले तो, सर्व स्वीकार्य बोले तो कौन सी परिभाषा है, तो वो है रॉबिन्स की परिभाषा है। ठीक है ना, इन्होंने क्या बताया था कि मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित नहीं होती हैं, असीमित होती हैं, जबकि रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक है ना, सेकंड आइडियोलॉजी या द्वितीय विचारधारा जो है, इसमें मार्शल आ जाते हैं, जिन्होंने जो है क्या बताया था,
वेलफेयर, इन्होंने एम्फेसाइज किया था वेलफेयर पे। तो विचारधारा आपको याद रखना है, द्वितीय विचारधारा या दूसरी आइडियोलॉजी में कौन आता है, तो मार्शल आते हैं, ठीक है ना। मार्शल की कौन कौन सी पुस्तक थी, मार्शल ने पुस्तक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और रॉबिन्सन ने लिखा था सिग्निफिकेंस ऑफ, यहाँ पर इकोनॉमिक्स बात कर रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस की बात किया जाता है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस किसने लिखा था, तो रॉबिन्स ने लिखा था। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मार्शल, तो ये इन्होंने लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में इन्होंने लिखा था, मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक लिखी थी। इसके बाद थर्ड आइडियोलॉजी जो आती है, ये है हमारी कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार पूछा गया है, जेके मेहता के बारे में, ठीक है। जेके मेहता कौन है, तो ये हमारे भारतीय हैं, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रह चुके थे, तो वो हैं, ठीक है ना। तो जेके मेहता भी भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जिनकी परिभाषा को बुक्स में शामिल किया गया है। कहने का मतलब ये आवश्यकता विहीनता की बात ये वो करते हैं, ठीक है ना, नेसेसिटी की बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसके बाद बात करते हैं जो एक हर चीज़ पर आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो अकाउंट्स पढ़ते हों, चाहे वो आप साइंस पढ़ते हों, चाहे कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो नेचर पूछा जाता है कि नेचर कैसा होता है। तो इसी तरीके से अर्थशास्त्र का भी नेचर पूछा गया कि अर्थशास्त्र का नेचर कैसा है, क्या ये आर्ट है, कला है, कि ये साइंस है, ठीक है, ये क्या है, आर्ट है कि साइंस है, तो ये दोनों है, ठीक है ना। तो आर्ट क्यों कहा जाता है और साइंस क्यों कहा जाता है, तो आर्ट जो होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि साइंस हमें बताता है कि किसी भी काम को कैसे करना है। बोलते हैं ना कि हम लोग क्रमबद्ध या व्यवस्थित विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। ये तो रटा रटा हमारा डेफिनेशन हो गया। एक्चुअल में क्या है कि साइंस जो होती है वो हमारे कारण और परिणाम के बीच का रिलेशन होता है। क्या होता है, कारण और परिणाम का रिलेशन होता है, यानी कॉजेज एंड रिजल्ट जो होता है उसके बीच का रिलेशन ही क्या है, हमारा साइंस है। हम लोग कोई भी काम करने जाते हैं तो हम लोग साइंटिफिकली उसको जो है सोचते हैं कि क्यों, जो प्रश्न होता है क्यों। जैसे हमने कहा कि बाज़ार में जो है मांग बढ़ने पर प्राइस घट जाती है, तो आपके दिमाग में प्रश्न आता है क्यों, ठीक है ना। तो ये देखो, यही क्यों जो है ना, यही हमारा रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड में अभी आगे पढ़ेंगे, इसी के बाद वही स्टार्ट ही होगा, बेस चैप्टर वही है हमारा। पूरे इकोनॉमिक्स को बेस बनाने के लिए लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, देखो वो रिलेशन बताएगा मांग और मूल्य में, मांग और मूल्य यानी कि डिमांड और प्राइस में रिलेशन बता रहा है। तो प्राइस और जो है डिमांड में क्या है, रिलेशन है, यानी दो फैक्ट हैं, दोनों के बीच का रिलेशन है कि एक जो है प्राइस जब बढ़ती है तो डिमांड घटती है, डिमांड जब बढ़ती है तो प्राइस घटती है, ठीक है। तो ये रिलेशन है, तो कारण और परिणाम की बात कर रहा है। जबकि आर्ट जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, यानी प्रयोगात्मक होता है, ठीक है, प्रयोगात्मक होता है, प्रयोग करते हैं हम लोग एक्चुअल में प्रयोग करते हैं, वो कला है। कला क्या है, हमें किसी भी काम को करने का तरीका ही कला है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इकोनॉमिक्स में ये भी पूछा गया है कि अर्थशास्त्र क्या है, तो ये हमारा कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। तो विज्ञान भी पूछा जा सकता है कि विज्ञान क्या बताता है, तो कारण और परिणाम के बीच का संबंध होता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स पर जो है नोबेल प्राइज़ की बात कही जाती है। तो नोबेल प्राइज़ 1969 में 1969 में नोबेल प्राइज़ का जो है नींव रखी गई थी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ पर उसी वर्ष जो है दो लोगों को संयुक्त यानी कि ज्वाइंटली जो है क्या दिया गया था, प्राइज़ दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। पहले कौन थे, रैगनर फ्रिक्स थे, दूसरे थे जैन टिनबर्गेन थे। एक रैगनर फ्रिक्स थे जो नॉर्वे के थे, जैन टिनबर्गेन जो थे वो नीदरलैंड के, ठीक है। तो ये अभी नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछा है, ये पहले थे। ध्यान देना है कि पहली बार कब किसको मिला था, 1969 में ये दो लोगों को ज्वाइंटली मिला था, संयुक्त रूप से मिला था। लेकिन ये पूछा है कि भारतीय अर्थशास्त्री कौन है जिसको पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो था अमर्त्य सेन को मिला हुआ। किसको मिला था, अमर्त्य सेन को मिला था। कब मिला था, 1998 में मिला था। ये एक भारतीय थे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आज का लेक्चर बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और बात करेंगे, एक क्लास और लगेगी हमारी जो है बेसिक, इसके बाद हम लोग लॉ ऑफ डिमांड शुरू करेंगे और आगे की चीज़ें होंगी, ठीक है।
इतना ही बताने में दोस्तों 1 घंटे लगता अगर मैं लिखा नहीं रहता तो, ठीक है। तो ऐसे में हमारा समय बच जाता है और आपका भी टाइम बच जाता है वीडियो देखने का, ठीक है। थैंक यू आप सभी को। अच्छा है, उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी को।